गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रियांशी, खादिजा, प्रभजोत, मोहन, विजय। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, आज आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा, एक चीज देखिए बेटा, हेडिंग डालिए, रेजिस्टेंस के बारे में देखिए। थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका यूज होना है तो उतना तो पढ़ लेते जितना इसका यूज होता है। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसकी वजह से क्या करती है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रोकती है। ठीक है ना? अगर आप किसी बॉडी से करंट को पास करोगे तो वो बॉडी क्या चाहेगी कि उसमें से करंट पास ना हो। ठीक है, वो उसको करंट को रोकने की कोशिश करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बोलते हैं। वीडियो नहीं चल रहा? हाँ जी बेटा, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। चल तो रहा है बेटा सब, आप भी ऐसी बात करते हो। ठीक है, आज फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे हम आपकी। चलिए ठीक है, तो लिखिए बेटा, डेफिनेशन लिखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी of a body, the property of a body due to which, the property of a body due to which, the property of a body due to which it opposes the current, it opposes the current is known as, is known as resistance, is known as resistance। हिंदी में लिखोगे, किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह विद्युत धारा को बहने से रोकता है, वह विद्युत धारा को, वह विद्युत धारा को बहने से, वह विद्युत धारा को बहने से रोकता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध
कहलाता है। ठीक है बेटा, देखिए कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, देखिए हमारे पास क्या है बेटा, ये एक वायर है, ठीक है, ये एल इसकी लेंथ है और ये ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस मतलब आपको ये पूरे का एरिया नहीं लेना है, इस ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है इसका एरिया लेना है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आर जो होगा बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल अपॉन ए की। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा रो एल बाय ए। तो ये आ गया बेटा रेजिस्टेंस। तो बस आपको ये बताना था बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है ये कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है, और ये जो आर है, अब देखिए ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, मैं समझा देता हूं इसके बारे में, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। मुझे भी ये पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आपसे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन बनता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस के बारे में। पहली स्लाइड है, ठीक है। क्या भारती बेटा क्या खराब था कल? चलिए, रो जो है रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। देखो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, एक तो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगा, उसके एरिया पर डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, और उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। हर एक एलिमेंट के क्या होती है बेटा, हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखते हैं। कल होगी बेटा केमिस्ट्री क्लास, सुमनप्रीत बेटा कल होगी, फिजिक्स आज कंप्लीट हो गया, अब केमिस्ट्री चलेगी। बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दें, सबसे पहले मैं ही कराऊंगा आपका सिलेबस कंप्लीट मोस्ट प्रोबेबली। बेटा संदीप आपकी तरफ से रुक रहा है वीडियो, मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल सब ओके है। नोट कर चुके हो तो डन लिखिए। तो इससे आपको समझ में आया बेटा, इसमें कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, आर इक्वल टू रो रो। अब ये साइन है, ये वाला साइन है, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए बस। ये ओके बेटा, मुरुद चुंबक तो कराएंगे ना, चुंबक तो कराया कहाँ अभी, आज कराएंगे ना। है क्या चुंबक में, चुंबक के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बस। और चुंबक से आप पेपर में कोई क्वेश्चन आता है नहीं, चुंबक के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा आज आपको चुंबक के बारे में। ठीक है, चलिए, तो दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी होती है ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, नोट करके मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए ये यहीं पर लिख लीजिए। लिखोगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल comma its length and area।
while resistivity depends only on depends only on nature of material and independent to length and area of cross section। ठीक है, चलिए। अच्छा, हिंदी में भी 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए लिखिए बेटा, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, यह लंबाई उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, यह उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, यह उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, हाँ टेम्परेचर पर भी करती है बेटा, लेकिन वो सब है तो नहीं आपके सिलेबस में, मैंने तो एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं। दिक्कत ये है बेटा, आपका सिलेबस जो है ना वो लिमिटेड है, लेवल थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा सकते, हल्का सा तो मैं फिर भी बढ़ा देता हूँ जहां जरूरत होती है, या मतलब जितना आपके एग्जाम की डिमांड है उतना लेवल उससे ज्यादा मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, देखो ये जैसे ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट वे में इसका यूज है, कैसे यूज है अभी देखिए, इसको इसलिए पढ़ाना पड़ा। हेडिंग डालिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें फ्यूज वायर तो मैंने आपको पहले ही कल करा दिया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का गर्म प्रभाव, विद्युत धारा का गर्म प्रभाव। देखिए ये है क्या ये बेटा, अगर आप मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, आपने इसमें से करंट पास किया, आई करंट पास किया। ठीक है, तो करंट पास करने से क्या हो गया, ये गर्म होना शुरू हो गया। क्या हो गया, ये गर्म होना शुरू हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट के बहने से तार क्या हो गया, गर्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये गर्म होने का कारण क्या था सुनिए, जब इस वायर के अंदर से बेटा ये करंट फ्लो करेगा,
ठीक है ना। करंट फ्लो करेगा तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इस वायर का एक रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये आगे जाना चाहता है, रेजिस्टेंस इसको जाने नहीं दे रहा, तो दोनों में टक्कर होगी, कोलिजन होंगे, और जब कोलिजन होंगे तो हीट रिलीज होगी, ऊष्मा निकलेगी, और उसी हीट की वजह से क्या होता है, ये गर्म होता है। ठीक है, चलिए तो लिखोगे when an electric current when an electric current when an electric current is passed through when an electric current when an electric current is passed through a conductor when an electric current is passed through a conductor, then it becomes hot, known as heating effect of electric current, known as heating effect of ठीक है, हिंदी में लिखोगे। जब किसी चालक से आई इंटेंसिटी, ये कहां से ले आए, देखिए जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो वह गर्म हो जाता है, 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 जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जिसे विद्युत धारा का गर्म प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, खोज क्या है, इसका कारण क्या है, कोलिजन बिटवीन molecules, collision between the molecules of या सिंपली collision between current and resistance। लिखोगे विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच टकराव, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच टकराव। हाँ हाँ, निक्रोम, बेटा वो केमिस्ट्री में पढ़ा देता हूं मैं। निक्रोम जो होता है, हीटर की जो कॉइल होती है वो निक्रोम की बनी होती है। प्रेस का जो बेस होता है, पुराने टाइम की जो प्रेस थी उसका जो बेस होता है वो निक्रोम का बना होता है। ठीक है, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच टकराव, ऐसे लिखो, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच टकराव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, टकराव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोलिजन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस रिलीजेस हीट। ठीक है,
अब ये जो हीट होती है बेटा, इसको हम क्यू से लिखते हैं। हीट हो गई, ऊष्मा हो गई हमारी क्यू। तो ये हीट का जो रिलीज होना है ये किस पर डिपेंड करेगा? क्यू इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। और थोड़ा बहुत ओम्स लाभ जानते भी होगे, ठीक है ना। उसकी खैर जरूरत तो है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो हीट रिलीज होगी बेटा वो किस पर डिपेंड करेगी? करंट पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, और टी क्या है आपका? टाइम। क्यू को तुमने यहां पर लिख दिया। आई करंट क्या है बेटा? आई क्या है? करंट। आर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। टी टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करो, हीटर की कॉइल जो होती है वो इसी पर काम करती है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल होती है बेटा, ये निक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? निक्रोम की, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, प्रेस, वो भी इसी पर काम करती है, ठीक है ना। तो ये जो, इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कॉइल है इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट का मतलब क्या है? सुनिए, जिसमें ये आप, एक मिनट रुको बस। जिस सब्सटेंस के अंदर आप ये हीटिंग इफेक्ट देखते हो, कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव होता है बेटा, शकील, इतना ही नहीं पता आपको? ठीक है। क्वाइल को बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ? जिसके अंदर से आप करंट पास कर रहे हो, जो चीज गर्म हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट बोलते हैं सिंपली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आर पर डिपेंड करता है। और आर किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में जो हीट निकलेगी बेटा, ये कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करेगी, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगी, उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो इस चीज को अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। एग्जाम्पल बता दिया, हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया। ओम्स लॉ बेटा सिलेबस में नहीं बताएंगे, ठीक है ही नहीं सिलेबस में। तो जब, ठीक है, आप देखिए, आज से आप फिजिक्स के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए बेटा, ठीक है। मैंने कल भी कहा था आपको, नहीं टी टेम्परेचर नहीं, टी टाइम है यहाँ, टी टाइम है यहाँ, टेम्परेचर नहीं है। जितनी ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा देर के लिए वो गर्म रहेगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और देख लेते हैं, और फिर मैग्नेट के बारे में चैप्टर खत्म। बेटा 50 बार आपको बताया है, प्रीवियस ईयर के थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, बुक मिलेगी मार्केट में, पुराने क्वेश्चन जो सीटेट में है वो करने हैं, ठीक है। 2022, 2000, अभी इसी साल नहीं, अगले पिछले साल जो क्वेश्चन हुआ बेटा, जो दिसंबर जनवरी में जो एग्जाम हुआ ऑनलाइन, काफी पेपर्स हुए हैं, ठीक है। वो तो ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो मार्केट से बुक ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैथ और इंग्लिश दोनों आपको करना है, तो दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक अर्थक्वेक का टॉपिक मैंने बोला था, ज्योग्राफी में अर्थक्वेक का टॉपिक आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि वो ज्योग्राफी वाले सर कराते हैं, वो साइंस में नहीं होता, वो वैसे दे दिया लेकिन साइंस में नहीं होता। क्यू का फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा? हिंट दे दो बेटा, पीएचडी को करने की कोशिश ना करें। आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, वहां से फॉर्मूले जनरेट होकर आते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बिल्कुल सीटेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया गया, बिल्कुल टोटली सीटेट। हाँ, हीट जो होगी बेटा मटेरियल पर, जिस आर डिपेंड कर, हीट आर पर डिपेंड करती है। आर किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है। अरे स्क्वायर कैसे हुआ ये बेटा? ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए इसको, ठीक है? अब खुश, इसलिए तो कहता हूं मैं, इसलिए तो आपका लेवल नहीं बढ़ाता, आप लोगों का लेवल ही 0 है। ये कहां से आया, वो कहां से आया? अरे बेटा ये आपको सब्जेक्टिव पेपर है क्या, डिराइव करके दिखाना है वहां? ये आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं कर रखा। इसके लिए आपको बताया इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पावर क्या होती है, वर्क क्या होता है, ठीक है? वहां से डिराइव होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में मैं इसको डिराइव कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है। बेटा ऑनलाइन साइट्स पे जाइए। आप बिल्कुल ऐसे हो रहे हो, बिल्कुल आप बहुत मासूम बच्चे हो, बिल्कुल ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हो आप। कैसे मिलेगा? अरे बेटा आप लोग गूगल आपको डालिए, फ्री डाउनलोड, या सीटेट की साइट पर जाइए, वहां पर मिल जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए ये क्या कहता है, अगर आप किसी कंडक्टर से, किसी चालक से करंट पास करते हो, तो मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है? उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं। इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये सबसे पहले किस व्यक्ति ने देखा? ओरस्टेड नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसने बताया था, ठीक है? नॉलेज के लिए बेटा, नॉलेज के लिए आपको, नॉलेज के लिए पढ़ाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो मैं आपको बात बताता हूँ। अभी फिलहाल आप एग्जाम को क्लियर करने पर फोकस कीजिए। एग्जाम क्लियर हो जाए बहुत बढ़िया, फिर आपका आगे भी तो कोई एग्जाम आना है, ऐसा थोड़ी कि सीटेट के बेस पर आपको नौकरी मिल जाएगी। और एग्जाम की भी तो तैयारी करो कि वहां पर लेवल सीटेट से हाई मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो सीटेट लेवल सीटेट से हाई मिलेगा। केवीएस का छोड़ दीजिए, केवीएस में जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा केवीएस में, ठीक है ना? 1-2 टॉपिक, मतलब थोड़े से टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाएंगे और कुछ नहीं है बस। तो जब आगे पढ़ोगे ना आप किसी एग्जाम के लिए, तब हम आपको लेवल दिखाएंगे, नॉलेज भी बताएंगे, नॉलेज क्या होती है, ठीक है? नॉलेज कैसे, तो सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है ना? हर चीज का एक प्रॉपर पैटर्न है, बेफिक्र रहे। तो फिलहाल अभी आप अगर पेपर को क्लियर करने पर ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो कंटेंट हमेशा ध्यान रखना, पेपर निकालने के लिए नोट्स जो होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए और सफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितनी भारी मोटी नोटबुक भर रहे हो और उसमें से आधी चीज तो रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है ना? नोट्स हमेशा कम होने चाहिए, लेकिन वो इतने होने चाहिए कि आपके एग्जाम को क्लियर करवा दें। तो मेरा कंटेंट आपके सामने ऐसा ही है, बेफिक्र रहे, ठीक है ना? तो एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद आप नॉलेज लीजिए, कुछ कीजिए। आप देखिए जब आपका पेपर लग हो जाएगा ना और आप नौकरी लग जाओगे, फिर आप पढ़ना भी पसंद नहीं करोगे। फिर आप बोले छोड़ो ना, क्या नॉलेज वॉलेज, तनख्वाह तो मिल ही रही है ना? चलिए, तो अब उस बात के लिए परेशान ना हो, एक बैच खरीद लेना, नॉलेज मिल जाएगी बेटा आपको। लिखोगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, when an electric current when an electric current is passed through when an electric current is passed through when an electric current is passed through a conductor, then it behaves then it behaves then it behaves like a magnet then it behaves like a magnet known as magnetic effect of
known as magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए बेटा, जब किसी चालक से हाँ शादी हो जाए बस, जब किसी चालक से विद्युत धारा को गुजारा जाता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो विद्युत धारा तो विद्युत धारा तो विद्युत धारा तो विद्युत धारा सॉरी जब किसी चालक से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो चालक एक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो चालक एक चुंबक की तरह कार्य करता है। थैंक यू डपाल। तो चालक एक चुंबक की तरह कार्य करता है जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, लिखो। फर्स्टली इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ओरेस्टेड। ये साइंटिस्ट का नाम है। इसे सबसे पहले ओरेस्टेड ने देखा था। इसे सबसे पहले ओरेस्टेड ने देखा था। इसे सबसे पहले ओरेस्टेड ने देखा था। एग्जाम्पल देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है ये किस सिद्धांत पर काम करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत चुंबक। ठीक है, दूसरा बेटा इलेक्ट्रिक बेल। विद्युत बेल। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करती है? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती है। अब मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे शादी तो हो जाएगी बेटा, क्यों परेशान होते हो? अगर देखो आपने मेहनत की है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर किसी की नौकरी लगती है। भगवान ने सबके लिए अलग अलग प्लान कर रखा है। बस भगवान ने क्या प्लान कर रखा है वो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना? चुंबकीय प्रभाव, वो सॉरी हाँ नहीं ठीक ही तो है। हाँ चुंबकीय प्रभाव ही लिखना है। अरे बेटा तो उसे बेटा अब मैंने लिखा नहीं माना तो हिंदी में मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जब एक चालक से विद्युत धारा बहती है तो चालक एक चुंबक की तरह काम करता है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अरे इतने तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, लिखा भी तो हुआ है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब हेडिंग डालिए बेटा, मैग्नेट, चुंबक। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जो क्या करता है, अपनी तरफ आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करता है, लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो लिखोगे ए सब्सटेंस which attracts a substance
which attracts a substance which attracts the iron pieces, which attracts the iron pieces, a substance which attracts the iron pieces known as magnet, known as magnet। एक मिनट में आया बेटा, लिखिए जब तक मैं बोल रहा हूं। मोशन चैप्टर की कहां से करे आपके वीडियो बेटा, मैं देखता हूं कराता हूं, लेकिन अभी मैं कुछ प्रोमिस नहीं करता। हाँ बेटा हिंदी में लिखिए। वह पदार्थ जो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, वह पदार्थ जो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, वह पदार्थ जो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है, चुंबक कहलाता है, चुंबक कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैग्नेट, चुंबक के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैग्नेट, चुंबक के अभिलक्षण, चुंबक के अभिलक्षण। देखिए बेटा, मैग्नेट के अंदर बेटा हमेशा दो पोल होते हैं। मैग्नेट के अंदर क्या मिलेंगे आपको? हमेशा दो पोल मिलेंगे। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखोगे इट इज हैविंग टू पोल्स, इसमें दो ध्रुव होते हैं। इट इज हैविंग टू पोल्स, इट इज हैविंग टू पोल्स, इसमें दो ध्रुव होते हैं, इसमें दो ध्रुव होते हैं, इसमें दो ध्रुव होते हैं। लास्ट स्लाइड बेटा जल्दी देखिए, इसमें दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, अब मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां पर सबसे ज्यादा होगी बेटा? कॉर्नर्स पर सबसे ज्यादा होगी, कॉर्नर्स पर सबसे ज्यादा होगी या मिड में ज्यादा होगी? बताइए, कॉर्नर्स पर सबसे ज्यादा होगी या मिड में होगी? मैग्नेट की जो शक्ति होती है उसको पहले लोहे के कणों को आकर्षित करने की, तो वो कहां पर ज्यादा होगी? कॉर्नर पर ज्यादा होगी या मिडल में ज्यादा होगी? जल्दी बताइए। इसको ना आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। पता क्या की, एक मैग्नेट लीजिए, ठीक है ना, रेत जो होता है, रेत में उसको घुमाइए, आप देखना चुंबक के उसके मैग्नेट के ऊपर जो लोहे के जो कण मिलेंगे ना, लोहे के जो कण मिलेंगे वो आपको कॉर्नर्स पर ज्यादा मिलेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पर ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो लिखोगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम at corners and minimum in the middle। हिंदी में लिखोगे बेटा, चुंबक की शक्ति कोनों पर सबसे ज्यादा होती है, चुंबक की शक्ति कोनों पर सबसे अधिक होती है, चुंबक की शक्ति कोनों पर सबसे अधिक होती है और मध्य में सबसे कम होती है, और मध्य में सबसे कम होती है, और मध्य में सबसे कम होती है। अब अगर बेटा इस मैग्नेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, देखिए ध्यान से,
इस मैग्नेट को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। तो यहां पर क्या जाएगा बेटा, अपने आप साउथ पोल जनरेट हो जाएगा यहां पर, और अपने आप जनरेट हो जाएगा बेटा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो सेम पोल्स क्या करेंगे बेटा, नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करेगा, सेम पोल्स रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, एक मैग्नेट को आपने काट कर उसके दो पीसीज को पास लेके आए, तो उनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो काट के अगर अगर आपने इसको बीच में से काटा, तो ये वाली कंडीशन बनेगी, तो इनमें क्या होगा बेटा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आ सकती है बेटा, बिल्कुल आ सकती है भारती। तो लिखोगे सेम पोल्स रिपेल each other and opposite poles and opposite poles and opposite poles attract each other। हिंदी में लिखोगे बेटा, एक जैसे ध्रुव, एक जैसे ध्रुव, एक जैसे ध्रुव। अब रिपल्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक दूसरे को दूर करते हैं। एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर करते हैं, एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर करते हैं, और विपरीत ध्रुव और विपरीत ध्रुव और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण, हाँ ये सही लिख सकते हो। एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं बेटा, जिसमें बस अर्थक्वेक, ठीक है ना, भूकंप जो आता है वो पढ़ना, बस भूकंप वाला, ठीक है ना, जिसमें अर्थक्वेक पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए। अब अगर बेटा मैग्नेट को, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली लटका दें, ठीक है ना, फ्रीली अगर मैग्नेट को लटका दें, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। लिखो, if freely suspended, if freely suspended magnet gives north south direction, gives north south direction, gives नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हिंदी में लिखोगे, एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक, एक मुक्त रूप से, एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक, एक मुक्त रूप से, एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा के बारे में बताती है। उत्तर दक्षिण दिशा के बारे में बताती है। उत्तर दक्षिण दिशा के बारे में बताती है। सर मैंने 3 टाइम्स सीट अटेम्प्ट किया पर क्लियर नहीं हुआ, बट अब की बार लग रहा है हो जाएगा। आपकी वजह से आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू। वेलकम बेटा प्रिया। बेटा मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन दोनों तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ भी होती है, साउथ से नॉर्थ भी होती है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर होती है, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेट के अंदर होती है। ठीक है ना, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता सारी चीजें। ठीक है ना,
चलिए, बेसिकली अब ये पता चल गया बेटा इससे कि मैग्नेट के अंदर पोल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार। तो दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है नेचुरल मैग्नेट, एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो नेचुरली मिलती है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लोड स्टोन, ये याद रखना बेटा, लोड स्टोन, ये नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है, लोड स्टोन। ठीक है। दूसरा है बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट पता है क्या होती है? ये वायर है, इसमें से आपने करंट पास किया, करंट पास करने से मैग्नेट की तरह काम करने लगा, तो इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं इसमें हम। ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस आपके सिलेबस में है, इसके बारे में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रो, लोड स्टोन को हिंदी में बेटा लोड स्टोन ही बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक फिजिक्स का, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक के प्रयोग। वैद्युत चुंबक के प्रयोग, वैद्युत चुंबक के प्रयोग। बेटा इसका यूज हम कहां पर करते हैं? जैसे आपने देखा होगा हैवी लोड्स को उठाने में, ठीक है, हैवी लोड्स को उठाने में, भारी बोझ को उठाने में यूज किया जाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, नहीं बार मैग्नेट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखी। ठीक है बेटा, कहीं एनसीईआरटी में बार मैग्नेट का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बोल सकते हो, बार मैग्नेट इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना, अगर आप ये एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो यहां पर बार मैग्नेट लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखोगे इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू अपलिफ्ट, इट इज यूज्ड टू अपलिफ्ट heavy loads, it is used to uplift heavy loads। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग भारी बोझ को उठाने में किया जाता है। अभी अभी तक तो सब कुछ समझ आया बेटा, अब आगे भी आएगा क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन कीजिए ना, अब क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा मैंने आपको कैसा पढ़ाया। बिल्कुल आपके पॉइंट, मतलब ना तो ज्यादा सिलेबस पढ़ाया ना कम पढ़ाया, मतलब जितना आपका सिलेबस है वो तो कराया ही कराया है। ठीक है ना, उसमें सारी चीजें आपको कराई है। इसका प्रयोग भारी बोझ को उठाने में किया जाता है, इसका प्रयोग भारी बोझ को उठाने में किया जाता है, इसका प्रयोग भारी बोझ को उठाने में किया जाता है। ठीक है, अब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कई बार हमारी बॉडी के अंदर मेटल के पार्ट्स चले जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो लिखोगे इट इज यूज्ड टू रिमूव, इट इज यूज्ड टू रिमूव
metallic parts. It is used to remove metallic parts present in wounds. घावों में उपस्थित धात्विक भाग को, हाँ रेडियो टीवी में भी यूज करते हैं, घाव में उपस्थित धात्विक भाग को हटाने में धात्विक भाग को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बेटा, ठीक है। भारती बेटा, ये चीज तो बायोलॉजी वाली मैम आपको बताएंगे, नहीं सीरीज पैरेलल नहीं है सिलेबस में। चलिए ठीक है। हाँ तो ये था बेटा आपका सिलेबस। अच्छा एक चीज देखना, एक चीज मुझे बतानी थी। कल मैंने आपको स्विच जो था, देखो जहां पर ये स्विच लिखा ना, स्विच के बारे में कल मैंने सिंबल लिखवाए थे आप लोगों को। तो जब स्विच ऑन होता है तो मैंने की फॉर्म में आपको सिंबल लिखवाया था, ठीक है। एक सिंबल ये लिख लीजिए बेटा, एक ये सिंबल भी होता है, ठीक है ना, कि स्विच ऑन है, ठीक है ना। और अगर ऑफ होगा, अगर स्विच ऑफ होगा तो मैंने आपको बताया था ये होता है, और आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। तो और करके बेटा ये दो सिंबल और लिख लीजिए, ठीक है। यस ठीक है। तो बेटा लोड स्टोन Fe3O4 को बोलते हैं बेटा, लोड स्टोन Fe3O4, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है ना। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में जो ऑनलाइन पेपर हुआ उसमें काफी पेपर हुए हैं, ठीक है ना। तो जिससे पास आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, 200-300 क्वेश्चन तो कम से कम आराम से वो हो जाएंगे, और 100-200 पहले के होंगे, 400-500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है, ठीक है। हाँ रंजना बेटा, वो राइट हो जाएगा, फिर वो भी राइट, ठीक है। कोई डाउट अब पूछ लीजिए बेटा। ऐप को मैंने चेक नहीं किया, ठीक है ना। उदय सर आपको पूछ लेना, उदय सर आपको बता देंगे। पूछिए बेटा, अब पूछ सकते हो आप। नहीं एचटीटी में तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, ये कोई सिलेबस थोड़ी है। हाँ ओनली अर्थक्वेक ज्योग्राफी से पढ़ना आपको, और सोलर सिस्टम। नहीं तो अपना बस रीड, एनसीईआरटी से रीड करके चले जाना, इतना टफ कुछ नहीं है। हाँ मैग्नेट एमिशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की बात हो रही है बेटा, सारे करने हैं। यस बेटा चंदन, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप एक बार आपको थोरोली वैसे रीडिंग करके देख लेना, आपका कोई पॉइंट मिस ही नहीं हुआ होगा, ठीक है ना।
फिजिक्स का नोट्स ओपन नहीं हो रहा बेटा, ये बनवाए हैं, ये इतनी मेहनत इसीलिए किया, आप बनाए, ये टू द पॉइंट नोट्स हैं। बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है जुगेश, ठीक है। चलिए बेटा, तो मिलते हैं कल केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर। कैसे रहा वैसे आपका एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ईमानदारी से बताना। बेटा न्यूमेरिकल आते ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से, एक जहां से आते हैं वहां से मैंने आपको कराए हैं। रोड को दूर से देखते हो चमकता हुआ दिखाई, वो पानी भरा हुआ दिखाई देता है बेटा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नहीं बेटा, सोलर सिस्टम तो आपको ज्योग्राफी में करना, ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा शकील, थैंक यू बेटा अरबिया। वो सब, कोई ऐसा बच्चा जिसको बेटा दिक्कत हुई हो वो बता दीजिए। मुरली बेटा कहाँ गए, आज मुरली नहीं दिख रहे। ठीक है, तो ये आपके सीटेट तक का एक्सपीरियंस था, आपके गुरुजी हर लेवल तक पढ़ाते हैं, आईआईटी नीट सब पढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेटा लास्ट में, अभी देखो प्रॉमिस नहीं करता हूं, देखो पिछली बार हमने कराया था, पिछली बार हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, लेकिन पेपर के टाइम पर कराए थे बेटा, पेपर के मास्टर क्लास के रूप में कराएंगे आपको। बेटा आप लोगों के लिए आपके बैच में ज्योग्राफी की क्लास भी तो होंगी। जब आप जिन बच्चों ने सीटेट पेपर 2 खरीदा है, पेपर 2 में तो सारे 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 कोर्स मिलते हैं, उसमें पॉलिटी हिस्ट्री साइंस सब मिलता है। तो वो ज्योग्राफी की क्लास, वहां से जाकर ज्योग्राफी क्लास को ओपन कर लेना, उसमें देख लेना, एक दिन टाइम लगा लास्ट में कर लेना, नहीं तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज, एपी सेंटर क्या होता है, ठीक है ना, बस ये सिंपल सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए, रात में जानवर की आंख चमकती है रेटिना के कारण, हाँ भारती जी, ये अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ओके थैंक यू बेटा आयरिन। हाँ बेटा हाँ, मैं आपको कुछ चीजें बता नहीं सकता अभी, ठीक है ना बेटा विपिन। चलिए क्वेश्चन के लिए बेटा, पेपर जब डेट आएगी ना तो उस टाइम पर बात करेंगे क्वेश्चन के लिए। आप खुद भी कुछ कर लीजिए जीवन में, आप भी कर लीजिए एक बार प्रैक्टिस, हम तो कराएंगे लेकिन उससे पहले आप तो कीजिए, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे जल्दी करा दें, ठीक है। चलिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन मेरे पास, सीरियसली बताऊं, मैंने बुक भी बना रखी है लेकिन मेरे पास उसकी आंसर शीट बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, मेरा सारा मटेरियल इधर उधर हो रखा है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं। और अब आपको कराने के लिए बेटा क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना, मतलब उन्हें अरेंज करना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, प्रॉमिस नहीं करते लेकिन करा देंगे, ठीक है। हाँ तो बेटा मैं तो अभी भी मना कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मुझसे पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, आप खुद देख लीजिए एक बार पढ़कर, आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी में हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मतलब जिसको अंदर से कहते हैं ना अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, नहीं एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एक होता है ना, तो वो भी अगर आपको पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। टाइम है तो पढ़ लेना, नहीं है तो छोड़ देना, क्योंकि जो नोट्स में कराया है वो मोर देन सफिशिएंट है, एनसीईआरटी सब कवर है, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।